वही केस में इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, कपिल मिश्रा साहब की भी। सारी धाराएं जो उन बच्चों पे लगी हुई हैं इन पे भी लगनी चाहिए, क्योंकि अब तो आदेश कोर्ट ने किया है ना। बचेगा कोई नहीं, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। जो जो आरएसएस और बीजेपी के लोग इन्वॉल्व थे वो लोग जेल जाएंगे ही जाएंगे। मेरे ऑफिस में रेड हुई, किस लिए हुई? कि मैं मजलूमों की हिफाजत ना कर पाऊँ, दूसरे सबूत छीनने के लिए और जानने के लिए कि मेरे पास मेरे क्लाइंट्स ने क्या क्या सबूत रखवाए जी। मेरे ऑफिस में रेड हुई थी। किसने कराई थी? परम आदरणीय माननीय अमित शाह जी ने। जो सारे जुर्म आपके आरएसएस, बीजेपी और दूसरे मनुवादी संगठनों ने किए हों, आरएसएस के जो आतंकवादी ट्रेनिंग प्राप्त किए संगठनों ने किए हों, वो सारे इल्ज़ाम मुस्लिम कम्युनिटी पे लगा दो। यही मॉडल पूरे देश में सब जगह लागू होता है। इलियास को डराने धमकाने की चेष्टाएं तो हो रही हैं। उनको पहले भी हमने कोर्ट से सुरक्षा दिलाई थी 2 बार, लेकिन अब लोकल पुलिस क्या सुरक्षा देगी या उनको और डराएगी, ये तो सारी जग जाहिर है। सैया भये कोतवाल तो डर का जिन्होंने करवाया है वही उनको। अभी होम मिनिस्टर साहब कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। कुछ दिनों पहले भाजपा नेता कपिल मिश्रा पे एफआईआर हुई। दिल्ली दंगों में ये एक सबसे बड़ी एफआईआर है। दिल्ली में साल 2020 में दंगा हुआ और उसके बाद से लगातार कानूनी लड़ाई लड़ी गई कि किस प्रकार से भाजपा के नेता ने उसमें जो बयान दिया उसके कारण ये दंगा भड़का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा साहब। सबसे पहले तो सर आपका नेशनल दस्तक पे स्वागत है। शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। सर क्या बताना चाहेंगे कि 2020 का दंगा है और 2025 में जाकर कपिल मिश्रा पे एफआईआर होती है, तो क्या क्या हुआ इस पूरे 5 साल में, आप बताएं हमें। सबसे पहले तो मुझे ये बताना है कि ये एफआईआर शायद पहले भी हो जाती, और जो हालात हैं जी वो आपको पता ही है कि जब देश के दूसरे नंबर के या 2 नंबर के जो सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं, सॉलिसिटर जनरल साहब, वो मुरलीधर साहब की अदालत में और दिल्ली हाई कोर्ट में बार बार ये बोल रहे थे कि माहौल जो है कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ एफआईआर करने के लिए कंड्यूसिव नहीं है, यानी कि माहौल साजगार नहीं है। जबकि जजेस ये बोल रहे थे कि आप एफआईआर तो बनती है, और वो सिर्फ स्पीच देने की एफआईआर थी जो वीडियो चलाई जा रही थी। उसके बाद जस्टिस मुरलीधर का अगले दिन ट्रांसफर ही हो गया था, आप सबने देखा। उसके बाद मेरे ऑफिस में रेड हुई, किस लिए हुई? कि मैं मजलूमों की हिफाजत ना कर पाऊँ। जो सबूत जिसकी वजह से आज ये एफआईआर हुई है जी, वो छीनने के लिए और इस जैसे दूसरे सबूत छीनने के लिए और जानने के लिए कि मेरे पास मेरे क्लाइंट्स ने क्या क्या सबूत रखवाए जी, मेरे ऑफिस में रेड हुई थी। किसने कराई थी? परम आदरणीय माननीय अमित शाह जी ने। तो ये सारा जो एक गुजरात मॉडल है, जो गुजरात में भी सब कुछ यही हुआ था कि जो पीड़ित पक्ष है उसको ही आप प्रताड़ना करने वाला यानी कि एग्रेसिव पक्ष बता दो जी, और उसके ऊपर ही झूठे मुकदमे लगा दो, उनके ही लोगों को फंसा दो, और उनके ही लोगों को फिर देशद्रोही भी बता दो। सारे इल्ज़ाम उन्हीं पे लगा दो, और जो सारे जुर्म आपके आरएसएस, बीजेपी और दूसरे मनुवादी संगठनों ने किए हों, आरएसएस के जो आतंकवादी ट्रेनिंग प्राप्त किए संगठनों ने किए हों, वो सारे इल्ज़ाम मुस्लिम कम्युनिटी पे लगा दो। यही मॉडल पूरे देश में सब जगह लागू होता है। किसी जगह भी आप देख लीजिए, मुजफ्फरनगर हो, कहीं भी हो, यही कमोबेश ट्राइबल्स के साथ भी हो रहा है। उन्हीं को मारा जाएगा, अडानी जी जाके वहाँ पे हंसदे में उनकी जगह भी छीनेंगे और उन्हीं को आतंकवादी बताएंगे। आम को जो कुछ लोग हैं जो नक्सलवादी हैं, मतलब लेकिन विक्टिम है उन्हीं को अपराधी बता दिया जाता है। अपराधी बताने का एक गुजरात मॉडल है जो आरएसएस और बीजेपी ने डेवलप किया है। यहाँ भी यही था, लेकिन लकीली यहाँ पे ईमान वाले अम्बेडकरवादी भी थे, तो मनुवाद का तो तोड़ ही अम्बेडकरवाद है ना। तो जब अम्बेडकरवादी बीच में आ गए तो अब मुकाबला हुआ तो जीत तो सच की ही होगी, जीत तो न्याय की ही होगी, जीत तो अम्बेडकरवाद की होगी। ये वही बात है, इसमें हर जगह ऐसे ही होगा। जहाँ जहाँ मनुवाद के सामने अम्बेडकरवाद खड़ा होगा, मनुवाद हारेगा, अम्बेडकरवाद जीतेगा, भले ही कितने पहाड़ जितनी मुसीबतें सामने आ जाएं। बाबा साहब ने भी यही किया था और उसके अनुयायी भी यही करेंगे, उसका ये मिसाल है। लेकिन हाँ, मुसीबतें परेशानियाँ तो अनगिनत आई इसके बारे में, जो सामने की तरफ से वो तो थी, लेकिन एक इंसिडेंट बताना हमें ज़रूरी है। हम सब ने पहले ये सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था, सबसे पहले मैंने ही डाला था, और उसमें बहुत अच्छा ऑर्डर हुआ था सुप्रीम कोर्ट से कि आप अलग अलग हाई कोर्ट्स में जाके ये जो स्टूडेंट्स के खिलाफ और दूसरे लोगों के खिलाफ जो ये अत्याचार कर रही है पुलिस और प्रशासन कुछ गुंडों के साथ मिलके, उसके खिलाफ आप
पूरे हाई कोर्ट्स में जाओ। उसके बाद हम दिल्ली हाई कोर्ट आए, लेकिन यहाँ पे हर्ष मंडर साहब भी आ गए, उनके वकील थे कपिल सिब्बल साहब। हम लोगों ने पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई थी कि सीबीआई द्वारा इंक्वायरी होनी चाहिए, जज जो हाई कोर्ट के हों उनकी निगरानी में इंक्वायरी होनी चाहिए, और कॉम्पनसेशन वगैरह भी सब मिलना चाहिए इन मुलजिमों को। तो कपिल सिब्बल साहब ने हर्ष मंडर साहब की पिटीशन में आज से 4.5 साल पहले, अब ये तो आपको उनसे सवाल पूछने चाहिए, लेकिन हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ये 4 साल डिले हो गए। उन्होंने ये कह दिया कि हम अपनी पिटीशन विड्रॉ कर रहे हैं, और मैं मतलब हमें इतना जोर का, जिसे कहते हैं ना जोर का, उन्होंने कब विड्रॉ की? अब से 4.5 साल पहले। पहले उन्होंने लगाई पिटीशन, फिर विड्रॉ कर ली। अब मुसीबत ये होती है, इसीलिए मैं सीनियर काउंसिल का जो कॉन्सेप्ट है ना उसके खिलाफ हूँ, कि उसमें आर्टिकल जो 14 है संविधान का, उसका बड़ा उल्लंघन होता है, और ये उसका क्लासिक केस था। अब क्योंकि वो सीनियर थे, उनको सबसे पहले बोलने का मौका ही मिलेगा, ये हमारा जो कानून कहता है कि जो सबसे सीनियर एडवोकेट होगा उसे सबसे पहले बोलने का मौका मिलेगा। अब वो बोले और हम सब उनके, तो हमारे नंबर ही बाद में आने थे, उन्होंने केस ही विड्रॉ कर लिया। अब उनके केस विड्रॉ करने की वजह से जो हमारे उनके जैसे ही केस थे, सिमिलरली प्लेस्ड केसेस, तो ऑटोमेटिकली सब के सब ये हो गया कि सबके सब ने विड्रॉ कर लिया और सबको नीचे जाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट की अदालत में। अब उसके बाद 4 साल 28 हियरिंग, और उसमें कई जजेस भी ट्रांसफ़र हुए। इसी वजह से तो हम हाई कोर्ट गए थे। अब ये रिलीफ के सीबीआई की इंक्वायरी होनी है, ये तो मजिस्ट्रेट साहब दे ही नहीं सकते थे। वो सारे हक हमारे ख़त्म हो गए उस दिन, कि सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज की निगरानी में होना है, ये सारे राइट्स खत्म हो गए हर्ष मंडर साहब की पिटीशन की वजह से। अब बचा छोटा सा राइट के एसएचओ साहब खुद ही अपने खिलाफ एफआईआर करें। लेकिन अम्बेडकरवादी तो हमेशा मुश्किलात को झेलते हुए आगे बढ़े, तो ये शुरुआत है, इसीलिए इसमें इतनी देर भी हुई, वरना ये काम पहले हो जाता। और अगर हाईकोर्ट से होता तो इसमें बहुत सारे दूसरे केसेस में होता। लेकिन अभी भी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये कपिल मिश्रा साहब तब भी बहुत पावरफुल थे, पुलिस के साथ जाके सारी उन्होंने गतिविधियां की, और ये एफआईआर उनकी वो स्पीच देने की नहीं है, ये एफआईआर है जो उन्होंने खुद जो दंगे या हमले किए, जो खुद पार्टिसिपेट थे, खुद पार्टिसिपेट कर रहे थे। अपने मुवक्किल कौन है, आप पूरी जानकारी दे दें, मुवक्किल कौन है और क्या क्या आरोप है और क्या उन पे लगे हैं चार्जेस? इलियास हैं। हालांकि अभी हम ये तो स्टे हो जाएगा ऑर्डर, मुझे जैसा लग रहा है, क्योंकि हमने कई एफआईआर जो इससे पहले भी पुलिस के खिलाफ, जो बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी कराई हैं, वो जो पुलिस या जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वही जाके उसे स्टे करा लेते हैं। ये मतलब ये एक विचित्र बात है, लेकिन होगी, क्योंकि जो माहौल चल रहा है पूरे देश में आरएसएस और बीजेपी द्वारा, तो ये भी स्टे हो जाएगा। लेकिन हम भी इसे चैलेंज करेंगे, क्योंकि इसमें 4 इंसिडेंट्स और 4 एफआईआर की बात थी। तो जज साहब ने ये भी ऑर्डर किया कि एक में तो एफआईआर ऑर्डर कर दी, और ये बयान देने के लिए नहीं है, जो बयान चर्चित था उसके लिए भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद बयान के फौरन बाद इन्होंने हमले किए थे, गाड़ियां तोड़ी थी, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की भी 10 गाड़ियां तोड़ी थी, और मुस्लिम कम्युनिटी की भी। ये इलियास जो है हमारे क्लाइंट, उनके बयान है। उसके बाद इलियास को डराने धमकाने की चेष्टाएं तो हो रही हैं। उनको पहले भी हमने कोर्ट से सुरक्षा दिलाई थी 2 बार, लेकिन अब लोकल पुलिस क्या सुरक्षा देगी या उनको और डराएगी, ये तो सारी जग जाहिर है। खैर, ये सब मुश्किलें झेलने के बाद भी एफआईआर हुई है, और लेकिन न्याय होता है तो फिर देर से होता है। लेकिन अब कपिल मिश्रा साहब की किस्मत है, आरएसएस बीजेपी की किस्मत है, जब एफआईआर हुई तो वो लॉ मिनिस्टर हैं। अब अगर किसी में जो रिस्पेक्ट या आत्मसम्मान या कानून और संविधान के प्रति इतनी सी भी इज्जत हो, तो लॉ मिनिस्टर के पद पर रहने वाले व्यक्ति को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इसी आधार पर दूसरे दलों के नेताओं से मांगा जाता है एफआईआर होने के बाद। दिया भी जाता है, बहुत लोग दिया भी जाता है, हेमंत सोरेन ने दिया था। मैं वही कह रहा हूँ ना, इसी आधार पे लोगों को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। लेकिन जब सैया भये कोतवाल, तो डर का है, जिन्होंने करवाया है वही उनको। अभी होम मिनिस्टर साहब कौन है? तो अमित शाह साहब है ना। तो अमित शाह साहब तो चाणक्य हैं। सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट खत्म कराने के लिए ये जो चाणक्य बुद्धि लगाई होगी उन्होंने, जो भी चाणक्य बुद्धि का मतलब होता है, मुझे तो पता नहीं, वो इन्हीं की लगाई हुई होगी, क्योंकि सबसे विद्वान व्यक्ति तो वही हैं आरएसएस और बीजेपी में इस वक्त। तो अब जब वही इन्वॉल्व हैं और वही होम मिनिस्टर हैं, तो क्या होगा? अभी जस्टिस यशवंत वर्मा का तो मैटर देख ही रहे हो आप। जी बिल्कुल, मामला रफा दफा होता लग रहा है ना, कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं। तो ये और लॉ मिनिस्टर के खिलाफ कैसे होगी जब एक जज पे ही नहीं हो रही? तो एक आम आदमी के खिलाफ मामला तुरंत जो है दायर हो जाता है, लेकिन जब कोई नेता शामिल हो किसी घटना में, उसके खिलाफ और एफआईआर करवाने में इतना लंबा वक्त, क्या कारण क्या है सर? नहीं, नेता हो और नेता सत्ता पक्ष का हो तब नहीं होता। जी बिल्कुल सही कहा आपने।
और अभी पिछले 2014 के बाद से तो बिल्कुल ही नहीं होगी। आप खुले आम रेप करो, कुछ भी करो, अगर बृजभूषण शरण सिंह जैसे हों, मैं वो जो उन्नाव की बच्ची का रेप का केस भी मैं हैंडल कर रहा हूँ, हालांकि वो कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने जिसके साथ इतना अनाचार किया, भारत की केंद्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी ताकत लगा के उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कराने की चेष्टा कर रही है सुप्रीम कोर्ट से। हाथरस की बच्ची का केस मैं कर रहा हूँ, वो केस खराब कितने क्लासिक तरीके से हुआ है, ख़राब होने के बाद हमारे पास आया तो यूपी सरकार और जो केंद्र सरकार है पूरी ताकत लगा रही है कि उस बच्ची के परिवार वालों को एक छोटा सा घर ना मिल जाए और उसको एक नौकरी ना मिल जाए और उसको न्याय ना मिल जाए। पूरी ताकत लगा रहे हैं, बड़े से बड़े वकील करोड़ों रुपए इस बात के लिए खर्च कर दिए। हालांकि घर के लिए और नौकरी के लिए कुछ लाख ही रुपए चाहिए होंगे, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च कर दिए वो छोटा सा घर और वो ये मानसिकता है। और बचाने के लिए वो लोगों का भी संबंध बीजेपी से, इसीलिए बीजेपी ने इतना प्रोएक्टिवली लेके काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो इसका एक नया इतिहास ही लिख दिया है। क्या क्या धाराएं लगी है सर कपिल मिश्रा पे? नहीं, अभी धाराएं तो लगेंगी, अभी चार्जेस लगेंगे, क्योंकि जब कंप्लेंट हुई थी ना, जब ये क्लाइंट हमारे पास या किसी वकील से तो कंसल्ट करके की नहीं थी इन्होंने कंप्लेंट, ये तो अपनी मन मर्जी से जो इनको समझ में आया किया। लेकिन चार्जेस बहुत देखिए उसमें जो न्याय की बात है, कपिल मिश्रा साहब के साथ इस केस में भी पुलिस ने और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बनाए गए हैं, उन्होंने पूरी ताकत लगाई थी ये कह के कि हमने जो आतंकवाद का केस जिसमें बहुत सारे लोग अभी भी अरेस्ट हैं आज 5 साल से, जो बहुचर्चित केस है लार्जर कॉन्स्पिरेसी का, जिसमें युवा पार लगा रखी है, तो उस केस में ही इन्वेस्टिगेशन इनकी की गई थी। तो अब नेचुरल बात यह है कि इनके ऊपर भी यूएपीए लगनी चाहिए, ये तो इंसाफ होगा। लेकिन अगर न्यूट्रल पुलिस होगी तो लगेगी। उमर खालिद इसके सबसे बड़े उदाहरण जिनको अभी तक जमानत तक नहीं मिली, वही केस में इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है कपिल मिश्रा साहब की भी। तो अगर उस केस में इन्वेस्टिगेशन हुई है तो धारा तो वही लगनी चाहिए ना, क्योंकि उसी केस में हुई है। क्या लगता है, आप वकील हैं, आप बेहतर जानते होंगे, लगेगा या नहीं लगेगा? क्या इसमें वकालत की तो कोई बात नहीं है। अगर आप वकालत की, पुलिस के ऊपर इंसाफ की बात करो तो वही लगनी चाहिए, क्योंकि उसी में पुलिस ने कहा यही हमने उसी केस में इन्वेस्टिगेट किया। तो वो सारी धाराएं जो उन बच्चों पे लगी हुई हैं इन पे भी लगनी चाहिए, क्योंकि अब तो आदेश कोर्ट ने किया है ना। पुलिस तो रोक रही थी, नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, एफआईआर नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार लताड़ लगाई है पुलिस को कि कैसे जो है सबूतों को कमजोर किया गया है। क्या लगता है इस केस में आगे क्या होगा, जिस तरह से आपने देखा है? ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी, और ये जो नीचे ट्रायल कोर्ट्स हैं उसने तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के खिलाफ भी, और जो पुलिस के जो आईओज हैं उनके खिलाफ और डीसीपी साहब के खिलाफ जो हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्चर्स पास हुए हैं, इतने ज़्यादा उनको जो है वो किया गया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन जब बाप जो सबसे ऊपर, जब आप ये देखिए कि जब होम मिनिस्टर साहब और आरएसएस और बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, तो जब ये उनके सानिध्य से ही सब कुछ हो रहा है तो कुछ नहीं होगा इसमें। लेकिन अदालत तो है ना, अदालत से होगा, संविधान से होगा, बाबा साहब के असूलों और संविधान से होगा, और हम लोग जीतेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। देर भले लगे लेकिन बचेगा कोई नहीं, कानून से ऊपर कोई नहीं है, इसलिए बचेगा भी कोई नहीं। ये बाबा साहब का निजाम कहीं ना कहीं तो मुसीबत में आ ही गए हैं कपिल मिश्रा साहब, जो कि कानून मंत्री हैं दिल्ली के, और ये संयोग की बात है कि जब कानून मंत्री बने तो उनके खिलाफ ही एफआईआर हो गई। मुसीबत में क्या किए कि सजा तो मिलेगी ना, मुसीबत में क्या होता है? मुसीबत तो वो होती है जो आदमी ने किया ना, वो उसके एफआईआर नहीं हुई थी तो अब एफआईआर हुई है। हाँ, तो मुसीबत की बात नहीं है, जो उन्होंने किया है। क्या बाबा साहब का संविधान नहीं है? ये सोचा उन्होंने, तब नहीं सोचा था। तब सोच रहे थे कि हम संविधान और कानून से ऊपर है, नहीं निकले संविधान और कानून से ऊपर, तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी, सारी सजाएं भुगतनी पड़ेंगी। जो काम किए, सबूत तो उनके खिलाफ बहुत हैं, कोई कम तो है नहीं सबूत। हमने वादा भी किया था, अगर आप लोगों को याद है, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये कितना भी कोशिश कर लें, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। जो आरएसएस और बीजेपी के लोग इन्वॉल्व थे वो लोग जेल जाएंगे ही जाएंगे, तो इंतजार कीजिए, जाएंगे ही जाएंगे। अभी धाराएं नहीं लगी है और आप लोग चाहेंगे कि यूएपीए लगे? बिल्कुल बनती है ना, पुलिस के हिसाब से ही बनती है। उसी में तो क्लीन चिट दी है, जिसमें अब एफआईआर करने के ऑर्डर में खुद ही बोला है, मतलब खुद ही अपने मकड़ जाल में खुद फंस गए। चलिए ठीक है सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा साहब। और ये दिल्ली दंगों में एक बहुत बड़ा मामला है कि कपिल मिश्रा पे एफआईआर हुई है, जो कि दिल्ली के कानून मंत्री हैं। मामला 2020 का है और समझिए कि 5 साल लग गए इस एफआईआर को होने में, लेकिन महमूद प्राचा पीछे नहीं हटे और इलियास नाम के व्यक्ति हैं जिनके ये वकील हैं, और 5 साल के बाद ये जो है मुकदमा उन पर दायर हुआ और अभी तक कोई चार्जेस नहीं लगे हैं। लेकिन जिस प्रकार से
अन्य लोगों पे यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ है, वैसे में महमूद प्राचा साहब का कहना है कि उसी कानून के तहत जो है वो धाराएं लगनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।